मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लोअर क्लासेस में आपने यूवी एंड आईआर पढ़ी थी। इस ईयर में आपने एनएमआर पढ़नी है। एनएमआर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस हैं ये सिलेक्टेड न्यूक्लियस हो सकते हैं। सारे न्यूक्लियस आपके ये मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं शो करते। अभी आगे हम डिटेल में करेंगे। तो जैसे कि आपका प्रोटॉन है, H1 है, ये शो करता है, तो उस टाइम हम इसको PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। PMR मीन्स प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसी तरह 13 कार्बन NMR भी होती है आपकी। हायर क्लासेस में करेंगे। 19 फ्लोरीन NMR भी होती है। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ PMR की। तो अगर मैं NMR कहूँ या PMR कहूँ, यहाँ पर मेरा मीनिंग सेम रहेगा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस की हम बात करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो न्यूक्लियस वर्ड यूज़ करूँ मैं, प्रोटॉन वर्ड यूज़ करूँ, हाइड्रोजन वर्ड यूज़ करूँ, एक ही आपका मीनिंग रहेगा। तो व्हाट एक्चुअली द NMR इज़। सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, कि मैटर के ऊपर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करनी है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने देखा था कि आपने अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट फॉल की थी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने देखा था इंफ्रारेड रेडिएशंस फॉल की थी। यहाँ इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको फॉल करनी है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो वेव्स होती है ना, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में ये स्पेक्ट्रम आपका होगा। आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी से एक्सपोज करना है मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो होता क्या है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में? इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम वन स्पिन स्टेट टू द अनदर। स्पिन स्टेट चेंज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, वो भी आगे बता रही हूँ स्पिन स्टेट क्या होता है। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ जस्ट डेफिनेशन है, आप याद रखिए। देन व्हाट आर कंडीशंस फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि कोई भी कंपाउंड NMR आपका स्पेक्ट्रम कब शो करेगा? जब ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट है न्यूक्लियस मस्ट बी स्पिन एक्टिव। जो आपका न्यूक्लियस है वो स्पिन एक्टिव होना चाहिए। स्पिन एक्टिव का मतलब है जो आई है, आई क्या होता है आपका? न्यूक्लियर स्पिन। अगर न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो नहीं है तो वो स्पिन एक्टिव होता है, और न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो है तो वो आपका इनएक्टिव होता है। तो ये अभी आगे डिटेल में करेंगे हम स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। देन सेकंड आपकी कंडीशन है मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपको जिस भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम NMR स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना है, आपको उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। एंड देन उसके बाद आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रीजन है उसमें एक्सपोज करना है उस मॉलिक्यूल को। और जब आपकी इस रीजन की फ्रीक्वेंसी आपकी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन हो जाएगी। अभी आगे हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन में क्या होता है? यही होता है, एक स्पिन स्टेट से अनदर स्पिन स्टेट में फ्लिपिंग हो जाती है। तो जब इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की और प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जैक्टली आपस में मैच कर जाती हैं, तो हम कहते हैं द कंपाउंड इज़ इन रेजोनेंस। तो इसी वजह से यहाँ पर नाम है आपका रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो अभी आगे आप धीरे धीरे ये सारे कंसेप्ट्स करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या इसके अंदर होता है। अभी फ़िलहाल के लिए बस ये याद रखिए, एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट में किसी न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होना, और 3 आपकी कंडीशन चाहिए। आपको एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई चाहिए, आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, और आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में एक्सपोज करना है। राइट? तो अब भी सबसे पहले हम करते हैं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होगा।
अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आपके स्पिन करते हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करते हैं, ऐसे ही आपके न्यूक्लियर पार्टिकल्स भी, न्यूक्लियर पार्टिकल्स में आपके क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो भी स्पिन करते हैं अराउंड देयर ओन एक्सिस, ठीक है। तो इसी वजह से न्यूक्लियस की भी एक रिजल्टेंट स्पिन हो जाएगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। तो आई आपकी क्या है, रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन। ये कब होगी, अगर आपके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, अगर ये पेयर्ड नहीं हैं, तो एक रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन होगी, ठीक है। अब जब उनकी कोई न्यूक्लियर स्पिन होगी, तो यानी कि स्पिनिंग जो न्यूक्लियस है उसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस अब एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, और टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा जब उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। यही आपका प्रिंसिपल है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो हैं they spin around their own axis, or during spinning they have some magnetic moment and they act like a tiny magnet, ठीक है। and when they are exposed to external magnetic field, तो इनमें आपका NMR स्पेक्ट्रम होगा and you will get a signal, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर स्पिन है किसी भी कंपाउंड की क्या होती है, दैट इज डिटरमाइंड बाय स्टेम-गर्लेच एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन करते हो। तो क्या होती हैं, जो दैट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड नेट न्यूक्लियर स्पिन। आई क्या होगा, अब आपका क्या होता है, अगर ये दोनों इवन हो, उस टाइम आई आपका 0 होता है, और वो आपका न्यूक्लियस क्या होगा, स्पिन इनएक्टिव होगा। वो उसका एनएमआर स्पेक्ट्रम आपको नहीं मिल सकता, जैसे कि 6 कार्बन 12, 8 ऑक्सीजन 16, ठीक है। दोनों चीज़ें इवन है, एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी, तो ये आपके स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। सेकंड केस हमारा हो सकता है कि एटॉमिक मास तो इवन हो बट ये ओड हो, तो उस टाइम स्पिन होगी 1 2 3, ठीक है। एंड थर्ड केस हमारा हो सकता है कि एटॉमिक मास ओड हो और एटॉमिक नंबर इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। उस टाइम आपके स्पिन होती है 1/2, 3/2, 5/2। तो ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये आपके क्या होते हैं, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। तो कुछ आप वैल्यूज़ लर्न कर लेंगे, जैसे आपका प्रोटॉन है 1H1 है, 6 कार्बन 13 है, 7 नाइट्रोजन फ्लोरीन 15 है, 9 फ्लोरीन 19 है। इनकी आपकी जो आई की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 1 हाइड्रोजन 2 यानी ड्यूटेरियम है, 7 नाइट्रोजन 14 है। इनके लिए आई की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है। देन आपका बोरोन ले, बोरोन 5, 11, 17, क्लोरीन 35, इसके लिए आपकी वैल्यू 3/2 होती है। 8 ऑक्सीजन 17, इसके लिए आपकी वैल्यू 5/2 होती है, ठीक है। तो इन जनरल देखिए ये दोनों इवन थे तो नहीं हुआ। अब इवन वाला केस देखिए, एटॉमिक मास इवन, एटॉमिक मास इवन है बट एटॉमिक नंबर ओड था, तो न्यूक्लियर स्पिन आपकी हो गई 1, ठीक है। और या ओड हो एटॉमिक मास या दोनों में से कोई, इवन या ओड हो तो 1/2, 3/2 एंड 5/2। जैसे यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर आपका इवन है बट ये ओड है, ठीक है। तो इन जनरल ये तो हमने याद रखना है, एक ट्रिक बता रही हूँ।
अगर आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों में से कोई भी चीज़ अगर ओड होती है तो वो आपका स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। यहाँ देखिए दोनों ओड है, यहाँ ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, ये भी ओड है, दोनों ओड होंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से एक ओड हो या दोनों हो। अब यहाँ पर देखिए दोनों इवन ये ओड हो गई तो होगा, ये ओड हो गई तो स्पिन एक्टिव होगा, ये ओड हो गया, ये आपका ओड हो गए, दोनों ही ओड हो गए, ये भी दोनों ओड हो गए। तो अगर दोनों में से एक चीज़ भी आपकी ओड है, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, तो एट दैट टाइम दैट न्यूक्लियस विल बी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो स्पिन एक्टिव का कंसेप्ट आपको क्लियर है। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस क्या होगा? जिसकी नेट आई की वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी। नाउ what is principle of NMR spectroscopy? अब क्या है, जब अब आपके न्यूक्लियर स्पिन है आई की वैल्यू, ठीक है, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रखा, ठीक है, तो जो न्यूक्लियर स्पिन होती हैं वो न्यूक्लियर स्पिन रैंडमली ओरिएंट होती हैं। ठीक है, रैंडमली ओरिएंट होती हैं इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सपोज करो अब आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सम ऑफ द स्पिन विल एक्वायर दिस स्टेट विच इज़ इन अलाइनमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर रही हैं, और कुछ आपकी स्पिन स्टेट ऐसी हो जाएंगी जो कि आपकी अलाइंड अगेंस्ट होंगी। ठीक है, ये मैंने क्या दिखाया है आपको, ओरिएंटेशन दिखाई है न्यूक्लियर स्पिन की। ये जो फर्स्ट मैंने दिखाया है दैट इज़ इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं आपने अप्लाई किया, और ये है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, कुछ आपके स्पिन्स अलाइंड विद मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी और कुछ आपकी अलाइंड अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल रहेगा आपका कि न्यूक्लियर स्पिन्स जो आपकी हैं दैट आर रैंडमली ओरिएंटेड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन सम ऑफ द स्पिन्स में orient themselves in, you can say, in the direction of magnetic field, और इनको हम कहेंगे aligned with, जैसे ये वाली है aligned with the magnetic field, और कुछ आपकी जैसे ये वाली है aligned against the magnetic field। ठीक है, एंड बाय कन्वेंशन, ये कन्वेंशन ही है कि जो अलाइंड विद मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज गिवन स्पिन स्टेट प्लस हाफ, और जो नहीं होगी अलाइंड अगेंस्ट होगी उसको हम माइनस हाफ स्पिन हमने दी है। ये चीज़ क्लियर है। अब ये जो दोनों स्पिन हैं प्लस हाफ और माइनस हाफ, इनमें से जो प्लस हाफ होती है, प्लस हाफ की एनर्जी कम होती है, दिस इज ऑफ लेस एनर्जी एज कंपेयर टू दिस, इसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी डिफरेंस हो गया, दैट एनर्जी डिफरेंस इज डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई काफ़ी कम होता है जनरली। देखिए क्या होगा, दिस इज एनर्जी, तो सपोज करो
ये आपकी प्लस हाफ और माइनस हाफ की स्टेट है, तो इतना ही एनर्जी डिफरेंस इसमें है। ठीक है, यहाँ आपकी स्पिन है प्लस हाफ और ये है आपकी माइनस हाफ। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, ये जो डेल्टा ई है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। यू कैन से ये जो डेल्टा ई वैल्यू है ये इंक्रीज होती जाएगी अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो। ठीक है, जैसे कि डेल्टा ई डैश आपका जो है दैट इज़ ग्रेटर देन डेल्टा ई। डेल्टा ई कब था? जब स्ट्रेंथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कम थी। डेल्टा ई डैश क्या है? जब स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो इन जनरल दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज़ वेरी लेस बट इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे ये भी आपकी डेल्टा ई भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो डेल्टा ई भी आपका ज़ीरो है, उनके बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो है वो रैंडमली ओरिएंट होती हैं और आपकी डेल्टा ई ज़ीरो रहेगी जब स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। लेकिन जब आप स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली उनके बीच में डेल्टा ई आपकी क्रिएट होती जाएगी और वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है? अब ये जब आपने आपका न्यूक्लियाई है, ये ओरिएंटेड न्यूक्लियाई आप कह सकते हैं। ओरिएंटेड न्यूक्लियाई क्या है? जिसमें कुछ ने आपकी अलाइंड विद ओरिएंटेशन अटेन कर लिया और कुछ ने आपकी अलाइंड अगेंस्ट ओरिएंटेशन अटेन कर ली है। तो जब आप उस ओरिएंटेड न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देंगे हैविंग प्रॉपर रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में आपने फॉल करना है उनको, तो जब आपकी उसकी एनर्जी किसकी एनर्जी से मैच कर जाएगी? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्पिन स्टेट्स। ध्यान से समझिए, ये प्रिंसिपल है मेन। जो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉल कर रहे हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, हर उसकी एनर्जी तो होती ही है, और दिस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेट्स, टू न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स, ये आपकी दो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है अलाइंड विद और अलाइंड अगेंस्ट। जब ये एनर्जी, जब इस एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, मैच कर जाएगी, तो उस टाइम हम कहेंगे फ्लिपिंग हो गई। फ्लिपिंग का मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में फ्लिप कर गया, जंप कर गया। और जब ये फ्लिपिंग होगी तो न्यूक्लियाई जो है दैट आर सेड टू बी इन रेजोनेंस। और इसी वजह से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियस होना चाहिए स्पिन एक्टिव, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करना है, और रेजोनेंस कब होगा? जब जो आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉल की है उसका एनर्जी और दो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस मैच कर जाएगा, तो एट दैट टाइम आप कहेंगे कि जो न्यूक्लियाई हैं दे आर इन रेजोनेंस और आपको एनएमआर के अंदर एक सिग्नल मिल जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छी तरह अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या न्यूक्लियर है, क्या मैग्नेटिक है, क्या रेजोनेंस है और कब आपका सिग्नल आएगा। पीएमआर स्पेक्ट्रम अभी आगे बता रही हूँ हम कैसे स्टडी करते हैं। जब आपका इस फ्रीक्वेंसी को हम प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इंड्यूस ट्रांजिशन फ्रॉम वन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट टू द अनदर न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में
फ्लिपिंग के लिए यानी कि ट्रांजिशन को इंड्यूस करने के लिए जो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, दैट इज़ नोन एज प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिस अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रही हूँ, दिस अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है required for flipping of electron that depends upon the strength of external magnetic field। E आपका h न्यू होता है, h this न्यू is gamma h0 upon 2 pi। तो आप देख रहे हैं ये जो एनर्जी है आपकी जो आपको चाहिए फ्लिपिंग के लिए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, h आपको पता है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, गामा इज गायरो मैग्नेटिक रेशो, न्यूक्लियर कांस्टेंट है ये, गायरो मैग्नेटिक रेशो भी हम इसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू प्रोटॉन के लिए फॉर प्रोटॉन 26750 होती है गामा की वैल्यू। एंड H0 आपको पता है क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही आपको फ्लिपिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उतना ही एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, अभी हमने ग्राफिकली देखा था। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका प्रिंसिपल है NMR का कि आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करना है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी दो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल, तो उस टाइम आपका जो मॉलिक्यूल है दैट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस, और आपका उस टाइम पर NMR में एक सिग्नल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा। नाउ व्हाट इज PMR स्पेक्ट्रम। तो PMR स्पेक्ट्रम में आपके क्या आएंगे, सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, तो PMR स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलेगा। PMR स्पेक्ट्रम के लिए हमने क्या करना है कि हाइड्रोजन को जो भी प्रोटॉन्स हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है हैविंग कांस्टेंट स्ट्रेंथ, और वेरिंग फ्रीक्वेंसी की हमने रेडिएशन उस पर पास करनी है। ठीक है, तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है दैट विल मैच द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन। ठीक है, तो ये रेडिएशन जो है वो प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको वेरी करते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पर हमारे जो है दो टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो जाते हैं। ये है कॉन्टिन्यूअस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये हमारा जो होता है हमारे बजट के अंदर आता है, तो जनरली हम यही करते हैं। दूसरा हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है FT-NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। FT-NMR में उल्टा होता है, FT-NMR में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन ये वाले जो होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत ही। तो एक्चुअल में हम ये वाले कॉन्टिन्यूअस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं जिसमें हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रखनी है और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना है। तो यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करेंगे और एंड दिस इज़ योर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऐसे आपका एक सिग्नल आ जाएगा। दिस पीक जो आपकी आई है NMR में हम इसको सिग्नल बोलते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोटॉन को या न्यूक्लियस जो भी आप कहें, हमने अपने न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है जिसकी हम स्ट्रेंथ वेरी कर सकें, और रेडियो फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखना है। तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ पर आपकी जो एनर्जी है रेडिएशन की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन। तो जब वो आपकी दोनों एनर्जी डिफरेंस मैच कर जाएंगे उस टाइम आपका एक सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज NMR स्पेक्ट्रम। क्या होगा, द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और अगर FT-NMR की बात करें देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सिग्नल आ जाएगा। सिग्नल के लेफ्ट साइड में जो एब्जॉर्प्शन है उसको हम बोलते हैं लो फील्ड या डाउन फील्ड, एंड राइट साइड इज अप फील्ड और हाई फील्ड। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो एक NMR में आपके 3 सिग्नल आ गए ABC, तो A सिग्नल इज डाउन फील्ड विद रिस्पेक्ट टू B सिग्नल, और C सिग्नल आप कहेंगे दिस इज अप फील्ड विद रिस्पेक्ट टू B सिग्नल। ये मतलब होता है डाउन फील्ड और अप फील्ड का, तो बहुत डिटेल में आगे हम करेंगे ये। अब क्या है, अगर आपके जो प्रोटॉन हैं जो कि आप रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये सारे के सारे प्रोटॉन सेम होते तो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर ये एब्जॉर्ब करते ना, और सेम ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर एब्जॉर्ब करते, तो आपका एक ही सिग्नल आता NMR के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि NMR के अंदर देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्नल्स। एक सिग्नल नहीं है, एक सिग्नल इसलिए नहीं है क्योंकि एक टाइप के प्रोटॉन नहीं है। अगर एक टाइप के प्रोटॉन होते तो वो एक ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब करते और आपका PMR में एक ही सिग्नल आता। ठीक है, लेकिन PMR में यू गेट नंबर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, एंड दैट नंबर ऑफ सिग्नल्स कोरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट अलग अलग हो सकता है, तो जितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। पता चल गया क्या होगा, अ प्रोटॉन हैविंग सेम एनवायरनमेंट एक ही सिग्नल, अ प्रोटॉन हैविंग अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट है तो उसको अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ भी डिफरेंट चाहिएगा एब्जॉर्प्शन के लिए, और अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ आपका अगर डिफरेंट चाहिएगा तो उस टाइम आपका क्या होगा, फ्लिपिंग के लिए नेचुरली एनर्जी भी डिफरेंस होगी, तो आपके सिग्नल डिफरेंट आएंगे। ठीक है, अब ये सिग्नल्स जो हैं अगर मैं IR से कंपेयर करूं तो IR से काफ़ी कम आते हैं NMR में, बिकॉज नंबर ऑफ जो एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन है दैट इज़ नॉट मच डिफरेंट। वहाँ पर आपकी क्या आती थी, बॉन्ड्स की वजह से, और बॉन्ड्स की भी जो वाइब्रेशन है वो डिफरेंट होती थी, तो इसीलिए वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आते थे, पीक्स कहते हैं हम। और यहाँ पर NMR में जो सिग्नल्स हैं वो प्रोटॉन्स की वजह से आते हैं। प्रोटॉन का एनवायरनमेंट इतना डिफरेंट नहीं होता, जितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्नल्स आपके आएंगे। ठीक है, तो किस इंस्ट्रूमेंट से आप स्टडी करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को? NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? अभी ये मैंने आपको बताए थे, 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टिन्यूस वेव एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। कॉन्टिन्यूस वेव में आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना है, और FT में आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी वेरी करनी है, तो हम यही वाला यूज़ करते हैं
कॉन्टिन्यूस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कॉन्टिन्यूस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ही मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ क्या रहेगी। तो इसमें आपको, जैसा कि आपको पता है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपको एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट लेना है जिसकी स्ट्रेंथ को आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको चाहिए एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन यू हैव टू टेक अ रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। आपको एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर चाहिए जो कि आपकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे 60 मेगाहर्ट्ज़ की करेगा, 90 मेगाहर्ट्ज़ की, तो जनरली 60 मेगाहर्ट्ज़ का हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर आपने ले लिया। अब इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर के अंदर ये जहाँ आपने ये लिया है, यहाँ पर आपको अपनी क्या रखनी है, सैंपल ट्यूब, जिसके अंदर आपका सैंपल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए आपको, एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर चाहिए, आपको अपना सैंपल चाहिए, आपको उसके बाद एक डिटेक्टर चाहिए, उसके बाद आप डिटेक्टर के बाद आप एम्पलीफायर लगा देते हैं एक, और एम्पलीफायर के बाद आप रिकॉर्डर लगाते हैं, जिस रिकॉर्डर पे आपको इस टाइप से डिफरेंट एनएमआर सिग्नल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सैंपल आपने लिया है, ये सैंपल आपने ऐसे कंपाउंड में डिसॉल्व करके लेना होता है जिसमें कि आपके प्रोटॉन्स ना हो। तो यानी एनएमआर में आप जो सॉल्वेंट चूज़ करते हैं, अभी बहुत डिटेल में आगे हम टीएमएस वगैरह की बात करेंगे, फ़िलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए, ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं विच डू नॉट हैव प्रोटॉन्स, यानी कि जिसमें प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन ना हो। तो जैसे हम प्रेफर करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हम प्रेफर करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं। देन अगर हमने क्लोरोफॉर्म लेना हो तो हम ड्यूटीरेटेड क्लोरोफॉर्म, ड्यूटीरियम से हमने रिप्लेस कर रखा है। ऐसे ही एसीटोन लेते हैं लेकिन ड्यूटरेटेड। तो ये कुछ सॉल्वेंट्स हैं जो आप एनएमआर में लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सैंपल को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है, जिस सॉल्वेंट में आपके प्रोटॉन नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देना है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की आपने स्ट्रेंथ चेंज करनी है। तो जब आपकी ये मैच कर जाएगी, स्पिन स्टेट आपकी चेंज हो जाएगी, और जब आपकी स्पिन स्टेट चेंज हो जाएगी तो आपका यहाँ पर पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कि किस तरह होता है और कैसे आप एनएमआर स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा जो है कॉन्टिन्यूस वेव, ये हमारा कम एडवांस्ड है, एफटी-एनएमआर हमारा ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर हम कॉन्टिन्यूस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, लगभग 2 to 5 मिनट्स लग जाती हैं हमें स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने में। लेकिन अगर हम एफटी-एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं तो 5 सेकंड के अंदर ही आपका स्पेक्ट्रम आपको रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो इसीलिए हम प्रेफर CW को करते हैं। राइट, तो ये आज मैंने आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्या आपकी कंडीशंस चाहिए मॉलिक्यूल को एनएमआर स्पेक्ट्रम शो करने के लिए, क्या प्रिंसिपल होता है और क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है आपकी, ये सारा हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।